द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मुझे आज करीब 1.5 साल का अरसा गुजर गया है जब से मैं लगातार मेटल सेक्टर पर, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे यूट्यूब हो, सब पर मेटल सेक्टर की प्रशंसा सुन रहा हूँ। और शुरू के 4-6 महीने में मुझे भी भरोसा था और स्टील सेक्टर में थोड़ा तेज़ी भी आई। आयरन और भी तेज हुआ, कॉपर भी तेज हुआ, एल्युमिनियम भी तेज हुए तेज हो। जो सच्चाई है वो है, उससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन 6 महीने बाद में चाइना में 4300 युआन पर टन का रेट था HR कॉयल का। वो गिरकर अभी आ गया है 3130 युआन पर डॉलर। और जो कॉपर और एल्युमिनियम, इनके भाव में कोई ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई। 1-2% की गिरावट आई, वो मैं बताऊँगा, सारा विवरण दूंगा, लेकिन बढ़त भी नहीं। आज भी मेटल के लिए बहुत प्रशंसा आई और बस पूछो मत, जब कसीदे काटे जा रहे हैं। लेकिन उन कसीदों के लिए ये कहा जा रहा है कि साहब चाइना ने फाइनेंशियल पैकेज दिया है, चाइना ने फाइनेंशियल पैकेज दिया है, उसके कारण स्टील और मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा। और ये बात करीब करीब पिछले 1.5 साल से कही जा रही है कि दुनिया में जैसे ही ब्याज की रेटें घटेंगी वैसे ही मेटल में तेजी आएगी, मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो देखिए, अमेरिका, यूरोप, जापान, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सैचुरेटेड कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज़ में मेटल की कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मेटल की डिमांड है तो वो ऑटोमोबाइल और डिफेंस वेपन्स, इनके लिए ही है थोड़ी बहुत। बस यूरोप में समझिए, चाहे अमेरिका में समझिए। इसके कारण जो टाटा स्टील यूरोप में उठ नहीं पा रहा, बिकॉज देर इज नो डिमांड, देर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल विद इन यूरोप। अनदर थिंग, जापान सेचुरेटेड है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ डेवलप करना था सब कर दिया। वो एक बात, किसी चीज़ को रिप्लेस करना हो, रिनोवेट करना हो, उसमें कितना स्टील चाहिए? कोई डिमांड बढ़ती नहीं है उससे तो क्या है कि जो प्रेजेंट डिमांड, प्रेजेंट जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम होता रहे, वही बहुत बड़ी बात है। रहा सवाल चाइना का, चाइना की इकोनॉमी बुरी तरह से पिटी हुई। वहाँ का GDP 1-8% रह गया। एक टाइम था 12% GDP था, ज़्यादा परसेंट GDP रह गया। मतलब जो इस वक्त सबसे बड़ा मेजर कंज्यूमर है मेटल्स का, वो है इंडिया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी गवर्नमेंट के कारण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बूम है और लाइफ टाइम हाई कंजम्पशन है इसका। मैं समझता हूँ करीब 30 करोड़ टन स्टील का कंजम्पशन है और भारत में भी बन रहा है, काफ़ी बन रहा है और इंपोर्ट भी काफ़ी हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेलें बन रही हैं, व्हीकल्स बन रहे हैं, ज़बरदस्त है। हर क्षेत्र में देयर इज ए बिग रिवोल्यूशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। लेकिन उसके बावजूद भी भाई, स्टील एक इम्पोर्ट आइटम, इम्पोर्ट होता है, भारत में आज भी इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट से बहुत कुछ आवश्यकता मेट आउट हो रही है। तो जो स्टील, सीमेंट की प्राइस है तो इम्पोर्ट नहीं होता है सीमेंट का, तो इसलिए उस पर तो कोई डंपिंग, एंटी डंपिंग, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन स्टील एक ऐसा आइटम है जिस पर डंपिंग और एंटी डंपिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान होता है, उनकी जो प्राइसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। उसी का परिणाम था कि आप देखिए, अभी करीब 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 20 दिन पहले की, महीने भर पहले की बात लीजिए। नवीन जिंदल साहब, जो कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट हैं और जिंदल स्टील के मालिक हैं, जिंदल स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक है। उन्होंने पत्र लिखा कि इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। और उस चिट्ठी पर वित्त मंत्री महोदय ने अविलंब कार्रवाई की और उसमें स्टील पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई। ड्यूटी लगाई गई वेल्डेड और आर्क वेल्डेड पाइप पर, जो 15 से 30% थी। तो पाइप का बिजनेस जो था, टाटा स्टील भी बनाती है, लेकिन उनके टोटल बिजनेस का 2-4-5% है। ये मतलब पाइप मैन्युफैक्चरर अलग है। पाइप में जिंदल शाह है, फिर आपके महाराष्ट्र सीमलेस है, ये सब जिंदल की कंपनियां हैं। फिर एक अपोलो ट्यूब्स है, अलग जो कंपनियां हैं। एक वो जो गोयनका साहब हैं गुजरात में, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है वेल्सपन कॉरपोरेशन, उनकी कंपनी है। वो सब कंपनियां हैं और ये कंपनियां भी बनाती हैं। लेकिन ओवरऑल स्टील कंपनियों को उस वक्त भी उठाने की कोशिश कई ऑर्डर के तुरंत बाद, लेकिन 154, 55, 56 पे टाटा स्टील पहुंच करके या थोड़ा बहुत बढ़ करके हवा वापस निकल गई, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट था ही नहीं। खाली इतना सा बेनिफिट था कि थोड़ा सा स्टील की डिमांड, क्योंकि जो पाइप भी इंपोर्ट हो रहा था ना, उस इंपोर्ट को रोकने से डोमेस्टिकली पाइप की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो डोमेस्टिक स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है स्टील में। और स्टील की प्राइसेस को सरकार को बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देगी, क्योंकि सरकार को भी स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार की सारी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, बस्टिंग है, वो सब स्टील प्राइसेस पे, मेटल प्राइसेस पे डिपेंड करता है। और आज बढ़ाई दी स्टील प्राइसेस, मकानों की कीमत बढ़ जाएगी, ऑटोमोबाइल की कीमत बढ़ जाएगी, सारा गणित बिगड़ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बिकम वेरी कॉस्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट विल बिकम वेरी कॉस्टली। तो स्टील, अच्छा अब आप देखते हैं कि अब ये कैसी कहानी पूरी क्या है, मैं बताता हूँ आपको कि दोस्तों, भारत में शेयर मार्केट में मेटल शेयरों की पोजीशन बताता हूँ। मेटल निफ्टी मेटल की बात करते हैं। 3 नवंबर 2023 यानी आज से करीब 10 महीने पहले निफ्टी मेटल 6359 रुपये था, और 24/9/24 को आज यानी आज 9706 है। रफली 50% की बढ़त आ गई, करीब 50 क्या, करीब आप ये मानिए 45% की बढ़त आ गई। और 31/5/24 को 9721 था, 9721 था। यानी आज जो निफ्टी है, निफ्टी मेटल है, वो 15.31 मई 24 के लेवल से नीचे है, 15 पॉइंट नीचे है। कितने टाइम बाद भी? 31 मई का मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बाद भी मेटल निफ्टी 15 पॉइंट नीचे। जून के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए मेटल कंपनियों के नीचे आए, देवर वेरी पुअर। मार्च एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट आए वेरी पुअर। दिसंबर 2023 के जो क्वार्टर के रिजल्ट थे वो वेरी पुअर। अब अनादर, अच्छा स्टील सेक्टर का कोई मेटल है, होल के प्रॉफिट में कोई बढ़ोतरी नहीं आई पिछले 7-8 महीनों में, तो 2-3 क्वार्टर में। लेकिन मेटल की आवाज़ जिंदा है, साहब मेटल के शेयर खरीदिए। अच्छा सब, अब शेयर की बात करते हैं नाल्को की। अब चलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को कहते हैं जिसको। 52 वीक के हायर की और आज की रेट की बात करते हैं। 209 रुपये था आज के 6 महीने पहले रेट, आज 189 है। एनएमडीसी का रेट 286 था, हाईएस्ट रेट आज 218 रुपये है। ये 218 रुपये का रेट था लास्ट ईयर जनवरी में था। जनवरी 24 में था, लास्ट ईयर जनवरी 24 में था। मैंने बेचे हैं 250 रुपये में। तो अच्छा, स्टील अथॉरिटी 175 रुपये फरवरी का रेट है, फरवरी 24 का, अभी 134 रुपये। टाटा स्टील 184 रुपये था, ये बात है कोई मई जून के आसपास की, अभी 159 रुपये है। जिंदल स्टील 1097 रुपये हाईएस्ट रेट था 52 वीक का, आज 1042 रुपये है। हिंडाल को 715 रुपये हाईएस्ट रेट था, ये एल्यूमिनियम कंपनी है, उसके बावजूद बता रहा हूँ, अभी 702 रुपये है। JSW स्टील
₹987 रेट था, अभी 1009 रेट। ये थोड़ा सा ज़रूर ऊंचा है। एक कितना है 13 और 9 22, 2% इसका भाव 52 वीक लेवल से हाई है। नहीं डाउन है, सॉरी डाउन है 2% डाउन है ये भी। तो मेटल का जो भी लीडिंग कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी 52 वीक लेवल से आज की तारीख में हायर रेट पर नहीं है। अच्छा, अब सुनाता हूँ मेटल की रेट्स को जो गवर्न करता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हालांकि लंदन मेटल एक्सचेंज है जिस पर एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, इन पे डील होती हैं, फ्यूचर डील्स होती है। स्टील पर नहीं होता है वहाँ पे काम। लेकिन जो मेन जो प्रैक्टिकल जो गवर्निंग है, जो मेजर सप्लायर है, मेजर प्रोड्यूसर है, वो चाइना है। अब चाइना में बताता हूँ आपको स्टील की प्राइसेस की पोजीशन क्या है। HR कोयल पिछले 3 महीने की बात बता रहा हूँ, 3744 युआन पर टन का रेट था HR कोयल का 3 महीने पहले। आज क्या रेट है? $3130, 3130 युआन पर डॉलर पर टन। कितना माइनस है? 16.40% की गिरावट आई है इसके बाद। एल्यूमिनियम 20,073 युआन पर टन था, जो आज गिर करके 19,713 टन युआन पर टन रह गया है, -1.8 है। कॉपर 77,368 युआन पर टन था, ये हाईएस्ट रेट, जो आज 76,206 युआन पर टन रह गया है, ये -1.5 पर टन माइनस है। आयरन ओर का रेट 144 रुपये पर टन का रेट था जनवरी 2024 में, जब मैंने इसे NMDC को 250 रुपये बेचा। और मेरे एक फ्रेंड ने कहा था दादा तूने क्यों बेच दिए शेयर? मैंने कहा बस मेरी तरफ से निपटारा हो गया है। उसके बाद 265-70 गया, बाकी हवा निकल गई, आज तक निकली पड़ी वो। अभी रेट है $144 से गिरकर इंटरनेशनल मार्केट में $91 पर टन, मतलब 37% की गिरावट आई है आयरन की प्राइसेस में। अगर डिमांड है तो ये गिरावट क्यों आई? प्रोडक्शन तो कोई बढ़ा नहीं, चाहे वो स्टील हो, HR कोयल हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर, हर चीज गिरी हुई है। स्टील में ज्यादा आई है गिरावट और आती जा रही है, उसको रोकने का कोई काम नहीं हो रहा है। और चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना में कोई कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी world level companies are packing their luggage from China and they are shifting in other countries because they are not ready to accept the conditions imposed by the China government on them. They are not, they cannot follow these strict conditions. They cannot do their business in such an environment. इसलिए दे शिफ्ट कर रही है। इसलिए ये कहना कि साहब वहाँ पर रेट बढ़ जाएंगी, वो गलत है। अच्छा, दूसरी बात है कि आज इंडिया के जो भी फैक्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम की हों, चाहे कॉपर की हों और चाहे स्टील की हों, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर चल रही है। कोई कैपेसिटी एक्सपांशन किया नहीं, और जो रेट थी उन्हें हाईएस्ट रेटों का बेनिफिट उनको मिल चुका है। तो अब ग्रोथ आएगी तो कहाँ से आएगी बताइए आप खुद सोच लीजिए। बुद्धिमान लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग। अरे भाई, या तो रेट बढ़े या प्रोडक्शन बढ़े, है। और वो भी प्रोडक्शन बढ़ने का बेनिफिट जब मिलेगा जब रेट वही रहे, तो रेट तो गिर रही है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज माय डियर, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट द मेटल सेक्टर और द स्टील सेक्टर विल गो अप? ये तो क्या है कि जब भी कोई छोटी मोटी न्यूज आती है, फंसे हुए हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स, तो अब मेरे को भी ये कहा जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल नालायक आदमी, लिखा जाएगा उस मैसेज पे, ये कुछ नहीं जानता है, इसके वीडियो मत देखिए, इसके वीडियोस में ये भूल जुलूल बकवास करता है, ये शेयर के बारे में कुछ नहीं जानता है। अब इससे बेहतर एप्लीकेशन मैं नहीं समझता, डिटेल्ड इतना एनालिसिस जो कली खोल के रख दी है मैंने, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताइए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको बेच दीजिए मेटल शेयरों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको खरीद लीजिए, मैं केवल एनालिसिस दे रहा हूँ। मेरा काम खाली स्टडीज पेश करना है आपके सामने। I am not a operator, I am not a speculator, I am not owner of any company, I am not share broker, I have no relation with anybody else of these anybody else मतलब। तो इसलिए दोस्तों, मेरी बात को
इग्नोर कर देना चाहे आप, लेकिन एक बार देख जरूर लेना। अगर इन मेटल कंपनियों के शेयर हों तो इस समय बहुत बड़े बड़े अवसर अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर, आईटी सेक्टर ज़बरदस्त है, द ब्राइट फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी ज़बरदस्त काम है। सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर बहुत बड़े काम होने जा रहे हैं, और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनियां, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, वो सब है। तो बहुत बहुत अवसर है आज की तारीख में। और ये आप देखिए कि ग्रीन एनर्जी है, डिफेंस है, इनमें बहुत अवसर है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज बात इतना ही रहने देते हैं। आप सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें और अपनी पूंजी की सुरक्षा करें। इसमें किसी तरह का डेट्यूरेशन ना आने दें प्लीज़, मेरी आपकी राय से। रिस्क मतलब बहुत रिस्की पॉइंट पर है बाजार। जिन शेयरों में रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रही, उनसे प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।